हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएनएस का 11वां लेक्चर है और आज हम इसमें प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करेंगे। जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आईपीसी में था, जो सेक्शन 96 से लेकर 106 तक था, और बीएनएस में ये प्रोविजन है सेक्शन 34 से लेकर 44 तक। तो इसके बारे में प्रोविजन जो दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, एक्चुअली जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है ये होता क्या है, तो यहाँ पे तीन शब्द हैं। एक है प्राइवेट, ठीक है, और डिफेंस और राइट, तीन शब्द के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट का अर्थ है निजी, जो निजी का अर्थ है यहाँ निजी का अर्थ केवल अपना ही नहीं है, यहाँ निजी का अर्थ है अपने या अन्य व्यक्ति के संबंध में, ठीक है ना। पूरे चैप्टर में प्राइवेट डिफेंस का यूज हुआ है शब्द का, लेकिन हर जगह पर यह कहा गया है कि अपने या अन्य व्यक्ति के जो है या तो शरीर की या फिर संपत्ति की, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर प्राइवेट का अर्थ यहाँ पर इन दोनों के लिए है, अपने के लिए और अन्य व्यक्ति के। और डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो डिफेंस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहली बार में अपने ऊपर होने वाले पहली बार में अपने ऊपर होने वाले असॉल्ट या ऑफेंस, पहली बार में अपने ऊपर होने वाले असॉल्ट या ऑफेंस के प्रति बचाव करना, ठीक है ना। ऑफेंस के प्रति बचाव करना, ये हो गया डिफेंस। यानी यहां पर जो डिफेंस है ना वो पहली बार के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपने डिफेंस किया और फिर दूसरा व्यक्ति जो रहेगा, जो हमला कर रहा है आपको, वो आपके डिफेंस से बचने के लिए फिर वो डिफेंस ले रहा है, तो वो दूसरी बार हो गया उसका, वो खुद ही अपराध कर रहा है, यानी आपके प्रति वो ऑफेंस कर रहा है, आपको डिफेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने जो डिफेंस लिया फिर उसके अगेंस्ट में फिर वो डिफेंस ले रहा है, वो डिफेंस नहीं माना जाएगा, है ना। तो पहली बार ही जो इसको डिफेंस में काउंट किया जाता है। और बात आती है राइट की, आपका राइट यहां से कब मिलता है, तो राइट आपको यहां पर कब मिलता है और कितनी देर तक रहता है, इस सब के बारे में चर्चा यहां पर की गई है, ठीक है। तो राइट यहां पर आपका किस अपराध के विरुद्ध रहेगा वो, ठीक है ना। जैसे 100 और 103 ये दो सेक्शन थी आईपीसी में, ठीक है ना। तो किन अपराध के विरुद्ध रहता है? 100 और 101, और यहाँ 103 और 104, ये दोनों धाराएं ये शरीर के विरुद्ध। अब इसमें हमको यहां पर ये भी देखना है कि कौन सी सेक्शन ऐसी हैं जो शरीर के विरुद्ध अपराध के संबंध में प्राइवेट डिफेंस की बात करती हैं, और कौन सी ऐसी सेक्शन है जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध के संबंध में प्राइवेट डिफेंस की बात करती है। तो जैसे यहां पर हम पढ़ते थे, ये जो शुरू होती है सेक्शन वो होती है, इसको एक बार शुरुआत से ही जो आपको बताते हैं कि जो 96 से लेकर 98 तक की बात है वो एक जनरल प्रोविजन है। इसकी बात कर रहे हैं हम आईपीसी की, ठीक है ना। एक बार मैं आपको आईपीसी के थ्रू बता देता हूं। 99 जो सेक्शन है वो यहां पर कंडीशन की बात करती है, उन कंडीशन की जिन कंडीशन के तहत में प्राइवेट डिफेंस के राइट का यूज किया जा सकता है। उसके बाद 100, 101, 102 ये तीन सेक्शन बात करती हैं, और 106 ये बात करती हैं अगेंस्ट द बॉडी, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस की। और 103, 104 और 105 ये बात करती हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, प्राइवेट डिफेंस की।
ठीक है। अब इन्हीं सेक्शन को आप अगर यहां से देखेंगे बीएनएस में, तो यहां से 34 से ये स्टार्ट है, तो 34, 35 और 36, ठीक है, तीन सेक्शन यहाँ पे हैं जो जनरल प्रोविजन की बात करती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो 37 सेक्शन है जो 90 से कोरिलेट है, वो यही कंडीशन की बात करेगा, ठीक। उसके बाद में 38, 39, 40 और 44 ये बात करती है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी की, अगेंस्ट द बॉडी की, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 41, 42, 43 ये बात करते हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस की। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है। अब एक तो चैप्टर इसमें से मतलब जो क्वेश्चन मेंस का अगर बनता है तो यहां से डायरेक्ट भी बन सकता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में बीएनएस में जो प्रोविजन है उनके संबंध में उनका उल्लेख करना है, ठीक है ना, एक्सप्लेन करनी है। तो वहां पे तो आप शॉर्ट में इनको बता देंगे एक एक लाइन के हिसाब से। और जो इसमें आपकी 38 सेक्शन है ना, या फिर आपकी जो है यहाँ पे 40 सेक्शन है, इनको आपको जो है अलग उससे बताना होगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा डिटेल में। उसके बाद में जो यहाँ पर आप जो सेक्शन देंगे मेंस का जो इसमें क्वेश्चन बनेगा, फिर वो बनेगा आपका एक अलग से 38 सेक्शन के हिसाब से, है ना, यानी अगेंस्ट द बॉडी कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो वो मिलता है, यानी किन अपराध के विरुद्ध वो मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो अब दूसरा है वो है आपका यहाँ पर सेक्शन बनेगा 103 से जो कोरिलेटेड है सेक्शन 41, ठीक है। तो 41 सेक्शन और 38 सेक्शन ये आपके मेंस के हिसाब से आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में मेंस के हिसाब से आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, जैसे यहां पर जो हम आईपीसी में 102 और 105 ये दो सेक्शन है, तो इनके संबंध में भी मेंस में एक क्वेश्चन बनता है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे 43 सेक्शन और यहाँ पर 40 सेक्शन, ठीक है। इन दोनों सेक्शन को आप मेंस के हिसाब से कोरिलेट भी करेंगे। बाकी इसमें जो पूछा जाएगा फिर वो प्री का है और केस लॉ है, ठीक। तो अब बात करते हैं यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो पहले सेक्शन 34 है जो कि आपके 96 से कोरिलेट है आईपीसी की से। तो 34 सेक्शन यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस के बारे में जो बात की जाती है, बात का मतलब यहाँ पर कोई कार्य है, ठीक है ना। और कार्य के अंतर्गत में एक्ट के अंतर्गत में ओमिशन भी आता है, इलीगल ओमिशन जो होता है। तो कोई बात यहाँ पर यानी कोई कार्य अपराध नहीं है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई बात आप कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर वो अपराध नहीं है। ये बात 34 सेक्शन ने जनरल रूल बता दिया। अब यहां से ये तो एक बात कह दी उसने कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग में अगर कोई बात की जाती है तो वो अपराध नहीं है। अब ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है अगली नेक्स्ट सेक्शन में 35 में, ठीक है, कि कौन से राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात की जा रही है। तो वो 35 बताती है कि यहाँ पर बॉडी के अगेंस्ट और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात की जा रही है। और 37 में जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, निर्बंधन, ठीक है ना, उनके अधीन रहते हुए 37 में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिनके अधीन मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया जा सकता या उन कंडीशन के रहते अधीन ही रहते हुए किया जा सकता है। तो 37 में जो रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं उनके अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह राइट है कि वह, यहां पर आती है बात बॉडी की, यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, ठीक है ना। तो मानव शरीर के विरुद्ध, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध अपने शरीर के और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, ठीक है ना। और दूसरा है यहां पर संपत्ति के विरुद्ध, ठीक है ना, दूसरा यहां पर आएगा संपत्ति के विरुद्ध। और जो आप यहां पर पढ़ेंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराध में
ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अतिचार यानी थेफ्ट, चोरी, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये 4 प्रकार के यहाँ पे अपराध दे रखे हैं। ऐसे कार्य के विरुद्ध, अब इसमें ऐसा नहीं कि डकैती नहीं है, तो है ना, डकैती के अंतर्गत लूट अपने आप आ रही है, ठीक है ना, लूट ही डकैती बन जाता है, तो डकैती भी इसमें अपने आप शामिल हो जाएगी। तो ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या फिर जो चोरी है, लूट है, रिश्ती मतलब मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास करने का इनका अटेम्प्ट, ठीक है ना, इन अपराध को करने के लिए अटेम्प्ट, तो या तो ऐसा अपराध हो या उस अपराध का अटेम्प्ट हो, दोनों के ही अगेंस्ट में अपनी और अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी यहां पर कैसी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों के ही अगेंस्ट डिफेंस करने का राइट यहां पर मिलता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला दे रखा है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, बिल्कुल यही हेडलाइन आपको दे रखी होगी बीएनएस में। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि सेक्शन 100 से लेकर 146 तक है, ठीक है, जो कि आपका अगर हम आईपीसी की बात करें तो वहां पर चैप्टर 16 है, 299 सेक्शन से लेकर 377 है ना, 299 से लेकर 377 सेक्शन तक। तो ये मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध जो उनके अगेंस्ट मिलता है, अपने शरीर के और अन्य व्यक्ति के शरीर के, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, यहाँ पर जो चैप्टर रहेगा आपका वो सेम ही चैप्टर है दोनों में। आप देखेंगे चैप्टर नंबर जो 17 है वो आपका आईपीसी में भी वही है और आपका बीएनएस में भी चैप्टर 17 ही है, लेकिन सेक्शन चेंज हो जाती है। जो बीएनएस में है वो सेक्शन 303 से लेकर 334 सेक्शन तक है, और यहां पर हम बात करते हैं 378 से लेकर आईपीसी में 462 सेक्शन तक, ठीक है। तो ये संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध हैं उनसे संबंधित चैप्टर है, तो उनके अगेंस्ट, अब उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों के ही अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है। तो ये बात हो गई आपकी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो जो वो हैं सेक्शन, यानी एक शरीर के विरुद्ध और एक संपत्ति के विरुद्ध, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो भी एक जनरल प्रोविजन बता रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस इनोसेंट के अगेंस्ट भी मिलता है, इनोसेंट के अगेंस्ट भी मिलता है। इनोसेंट मतलब जो निर्दोष है, जैसे कोई बच्चा है, जैसे हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ते थे ना, तो जनरल एक्सेप्शन में हमने जो आगे यहां पे भी पढ़ा है, आपने अब तक जो पढ़ा है 14 से लेकर के आपने 33 सेक्शन तक जो पढ़े हैं, उसी में आपने जो सेक्शन जैसे 14 में पढ़ी है, भूल के कारण हो जाता है, भ्रम के अधीन हो जाता है, विकृत चित्त व्यक्ति है, नशा कर लेता है ना, बालकपन है, तो वो इनोसेंट हो गए। तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो अनसाउंड माइंड का है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के या तो बालकपन के कारण, है ना, यानी समझ की परिपक्वता के अभाव के कारण, यानी वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक, या चित्त विकृति के कारण मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, मत्तता के कारण यानी नशे में, तो इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण यानी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। तो कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हैं इसमें,
रीजन ऑफ द यूथ, तो यूथ हो गया यानी एक बालकपन, दूसरा वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी अभाव है समझ की परिपक्वता का, दो हो गए, तीसरा चित्त विकृति यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, चौथा इंटॉक्सिकेशन और पांचवा भ्रम के कारण यानी मिसकंसेप्शन। 5 पॉइंट हैं, इनके अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है, तो तब इनके विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध नहीं है, ठीक है ना। तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और उसके कार्य के विरुद्ध वो अपराध होने की दशा में उसे वो करता है, ठीक है। तो और ये 36 सेक्शन आपकी रिलेटेड है 98 सेक्शन से। तो ये तीन जो सेक्शन है 34, 35 और 36, ये जनरल प्रोविजन की बात हो गई कि हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। कैसे अपराध के? शरीर के और संपत्ति के विरुद्ध मिलेगा और एक इनोसेंट के विरुद्ध मिलेगा। तो तीन तरीके से हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्यों मिलेगा। क्योंकि एक ऑनरेबल जस्टिस थे कॉलरिज, ठीक है ना। कॉलरिज ने ये बात कही थी कि अपने जीवन की रक्षा करना, अपने जीवन की रक्षा करना कर्तव्य है, परंतु इसे दूसरों के लिए बलिदान कर देना, सैक्रिफाइस कर देना, बलिदान कर देना परम कर्तव्य है, ठीक है ना। तो आप अपनी रक्षा कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये परम कर्तव्य हो गया, ठीक है। और दूसरा जो इसमें बात है, स्टेटमेंट है, वो है जस्टिस शमसुल हुदा। इन्होंने ये बात कही थी कि राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसके लिए समाज के प्रत्येक गलत कार्य के विरुद्ध प्रहरी मतलब रक्षक, प्रहरी उपलब्ध कराना असंभव है। अब चूंकि स्टेट आपको हर टाइम पे पुलिस तो प्रोवाइड कराएगा नहीं, तो उस टाइम पे जब अपराध होगा, उस टाइम पे अगर कोई पुलिस वाला नहीं है, तो स्टेट ये कार्य आपको सौंपता है कि आप अपनी रक्षा खुद करें। किस कंडीशन में करें? अगर पुलिस को बुलाने का समय है आपके पास में, तो फिर वहां पे आप पुलिस को बुलाइए। जो 37 सेक्शन में रेस्ट्रिक्शंस वहां पर दे रखे हैं, उसमें ये भी रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपके पास में टाइम है पुलिस को बुलाने का, तो उस टाइम पे आप पुलिस को बुलाइए, है ना। और अगर पुलिस नहीं आ सकती है, तो आपको ऐसा लगता है कि तब आप अपराध आपके खिलाफ में होने ही वाला है या हो रहा, तो उस टाइम पे आप खुद भी अपना डिफेंस करें। अब उसके बाद में यहां पर हम देखते हैं, ये जो 36 सेक्शन है, इसमें इसके इलस्ट्रेशन है, ठीक है।
इलस्ट्रेशन क्या है, वही है जो इनोसेंट वाले हैं कि एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, जेड नामक व्यक्ति, और ए को जान से मारने का प्रयत्न करता है। अब जेड किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वो तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ठीक है ना, उसके कारण वो ये काम कर रहा है। लेकिन ए को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है उसी प्रकार से मिलता है जो वह जेड के स्वस्थ होने की दशा में रखता। तो अगर जेड स्वस्थ होता और तब ये काम कर रहा होता, उसे जान से मारने का प्रयत्न कर रहा होता, तब ए को राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता, तो वो अभी भी रहेगा, चाहे भले ही वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, जेड नामक व्यक्ति। ठीक है, तो ये इस तरह से इलस्ट्रेशन है, और इसी तरह से ये भी इलस्ट्रेशन है इसका। ठीक है, अब इसमें एक जो सेक्शन है 35, जो 35 सेक्शन है इसमें, उससे रिलेटेड एक केस और है, वो है द्वारका वर्सेस स्टेट। और देखो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड बहुत केस हैं और सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं, आपसे प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैचिंग में पूछे जाते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड कौन सा केस नहीं है। ठीक है, द्वारका वर्सेस स्टेट का जो केस है वो, उसमें ये बात कही गई थी कि जहां पर स्वतंत्र लड़ाई हो, वहां कोई भी पक्षकार राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का दावा या क्लेम नहीं कर सकता। सेक्शन 97 यानी प्रेजेंट में आपकी सेक्शन 35, 97 आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के फर्दरेंस में है, अनुसरण में है। ठीक है, तो ये बात कही थी। अब 98 से जो कोरिलेटेड सेक्शन है 36, वो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 37। 37 बात करती है जो आपकी आईपीसी की सेक्शन 99 बात करती है। ठीक है, ये बात करती है कि कोई कार्य जिनके विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, ऐसे कौन से कार्य हैं। तो पहली तो इसमें देखो, इसमें अगर आप अलग से लिखोगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डायरेक्ट पॉइंट बनाते चलेंगे, 1 2 ऐसे करके, ठीक है ना, 3 और 4 पॉइंट आपको बनाने हैं। और यहां पर आप पढ़ेंगे तो 4 पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, इसमें 3 क्लॉज हैं, बल्कि 2 क्लॉज हैं इसमें, और 2 क्लॉज में ही ये चारों बातें हैं। पहला है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब पहली कंडीशन कौन सी है इसमें? पहली कंडीशन ये कह रही है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, यानी डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन बोलते हैं आशंका, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की नहीं होनी चाहिए और ग्रीवियस हर्ट की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और गुड फेथ में कार्य किया जा रहा हो, अपने पदावास में कार्य किया जा रहा हो, ठीक है ना, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, अपने पदावास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक के द्वारा कार्य किया जा रहा हो या कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है। अब वह कार्य जो किया जा रहा है लोक सेवक के द्वारा, वह कार्य चाहे वह कार्य विधि के द्वारा सर्वथा न्यायमत न भी हो, यानी भले ही वह एक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ ना हो। ठीक है, लेकिन वह पब्लिक सर्वेंट 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला,
उस कार्य से मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका उस व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वह लोक सेवक अपने पदावास में कार्य कर रहा हो। और तीसरा, गुड फेथ में कार्य कर रहा हो। ठीक है, तो 3 कंडीशन यहां पर अप्लाई होती हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट बात है वो बात आती है, तो पहला वाला यानी ये जो चीज है ना वो है, ये कह रही है कि प्राइवेट डिफेंस का, प्रतिरक्षा का कोई अधिकार यहां पर नहीं मिलेगा। तो ए नामक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। जो बी नामक व्यक्ति है वो यदि पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट इसको मान के चलो अरेस्ट करने आया है, तो अरेस्ट करने आया है तो ना तो इसको ए को मृत्यु या घोरपति की उससे आशंका हो रही है कारित। दूसरा ये है कि बी ए के अगेंस्ट में गुड फेथ में कार्य कर रहा है। तीसरा यह है कि वह अपने पदाभास में कार्य कर रहा है, यानी अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस कार्य कर रहा है। ठीक है ना। अब बी को भले ही बी को ये विश्वास है कि वो इसे ए को गिरफ्तार करने के लिए ऑथराइज्ड है, ठीक है ना, भले ही जो वारंट जारी किया है वह मजिस्ट्रेट वो सक्षम हो या ना हो। ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर जो पहला जो इसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का रेस्ट्रिक्शन है वो कंप्लीट होता है। ठीक, तो ए को बी के अगेंस्ट में, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। और यही सेम कंडीशन सेकंड जो इसका क्लॉज है उसमें मिलती है। अब इसमें एक चीज और आती है, वो क्या है, जो हमने अभी फर्स्ट वाला जो पॉइंट पढ़ा है उसमें एक चीज और है कि यहां पर जो हम गुड फेथ की बात कर रहे हैं, उस गुड फेथ को आप देखेंगे सेक्शन 2 का क्लॉज 11 में, जो कि आईपीसी के सेक्शन 52 से कोरिलेट है। ठीक है ना। यहां पर गुड फेथ का जो मतलब है वो है सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ। ठीक है ना, सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ, यानी ड्यू केयर एंड अटेंशन, वो गुड फेथ में कार्य कहा जाएगा जब इस तरीके से कार्य किया जाता है। ठीक है ना। और यही बात लागू होती है जब आप मेंस में, अगर आपको कम शब्दों में लिखना है तो इन दोनों पॉइंट को एक कर दिया जाता है। ठीक है ना। यानी जब कोई कार्य लोक सेवक के द्वारा या लोक सेवक के निर्देश से, बस इतना जोड़ना है आपको। और यहां पर ये निर्देश वर्ड दूसरी बार यहां पर जोड़ना है, ये 2 जगह निर्देश वर्ड जोड़ना है आपको, यानी जो डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, तो ये 2 वर्ड आपको यहां पर जोड़ने हैं। बाकी ये सेम आपको क्लॉज मिल जाएगा, सेम टू सेम। यानी यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति यानी ग्रीवियस हर्ट की एप्रीहेंशन युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है और गुड फेथ में कार्य किया जाता है, अपने पदावास में यानी अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस कार्य किया जाता है, किसी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन से कार्य किया जाता है या कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है, अब वह डायरेक्शन विधि द्वारा चाहे सर्वथा न्यायोन्मत ना भी हो। तो पब्लिक सर्वेंट के निर्देश से अगर कोई कार्य, बी नामक व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अधीन कार्य करता है, तो भी वहां पर ए को बी के अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो वहां पर भी ए को बी के अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो 2 कंडीशन हो गई। तीसरी जो कंडीशन है इसमें वो है उन मामलों में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, यानी वेयर देयर इज टाइम, जहां पर समय है टू हैव रिकोर्स, है ना,
सहायता प्राप्त करने के लिए, किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। उन मामलों में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। और लास्ट जो कंडीशन है वो कहती है कि किसी भी मामले में राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो एक्सटेंशन है वो उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी डिफेंस करने के पर्पज से आवश्यक है। यानी आप किसी को हार्म यानी नुकसान, हानि उतनी ही पहुंचा सकते हो जितनी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधीन मिलेगी, ठीक है ना, या जितनी आवश्यक है उससे अधिक नहीं। तो जैसे कि भाई चोरी के, आपके यहाँ पे चोरी की जा रही है और चोरी के बदले में आप उसको जो है क्या करेंगे, आप उसको जान से मार देंगे, यानी आप उसकी हत्या कर देंगे। तो यहां ये नहीं कह सकते कि आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधीन जो कार्य किया है। तो उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर यहां पर आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंशन यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये उतनी अपहानि से अधिक अपहानि है या नहीं है, ये फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पता किया जाएगा कौन सा अपराध वो किया जा रहा था उसके द्वारा, ठीक है ना, और आपने उस अपराध के किए जाने पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस में क्या अपराध किया है। उसके बाद में यहां पर ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इसका जो पहला और दूसरा वाला जो पॉइंट था उसको एक्सप्लेन कर रहा है। पहला एक्सप्लेनेशन जो है वो पब्लिक सर्वेंट के लिए है और दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है वो पब्लिक सर्वेंट के जो डायरेक्शन में कार्य किया जा रहा है उस व्यक्ति के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है इसमें। ये एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऐसे पब्लिक सर्वेंट के नाते किए गए या किए जाने का प्रयत्न, यानी कार्य जो किया जा रहा है या कार्य करने का प्रयत्न किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, किसी कार्य के विरुद्ध, यानी इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार मिलेगा नहीं, उसको तब तक मिलता रहेगा जब तक वह यह नहीं जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए नामक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, अगर इसको ये नहीं पता है कि बी नामक व्यक्ति क्या है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो ये इसको तो पता नहीं है कि बी नामक व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, तो फिर तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस इसके अगेंस्ट में ले सकता है ना। इसका मतलब है कि बी नामक व्यक्ति को अपना आईडी यानी कुछ ना कुछ अपना दिखाना पड़ेगा कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, या उसके कर्तव्यों से या उसके स्वभाव से, उसके पहनावे से ये दर्शित होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि वह पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है ना। या जब तक वह पब्लिक सर्वेंट अपने आप से, अपने वचन से, बोलने से अपने आप को नहीं बता देता है, पहचान अपनी नहीं बता देता है कि वह पब्लिक सर्वेंट है। तो यहां पर यह बात कही गई है कि अगर उस व्यक्ति को ये विश्वास है कि हाँ उसे पता नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, या वो नहीं जानता है कि पब्लिक सर्वेंट है, तब तक वो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता, यानी उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये डायरेक्शन वाला जो बात की जा रही है कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में यही बात कही जा रही है। सेम बात है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने का प्रयत्न किया गया कोई कार्य है, उस कार्य के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा। डिप्राइव करना मतलब तब तक वो वंचित नहीं होता है जब तक वह नहीं जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे डायरेक्शन से ही कार्य कर रहा है, लोक सेवक के डायरेक्शन से, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, है ना। यानी पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट के निर्देश से जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, जब तक वो अपना बता ना दे उसे
कि हाँ मैं पब्लिक सर्वेंट के निर्देश से कार्य कर रहा हूं, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो जब तक वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर प्रस्तुत ना कर दे, तब तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से कोई व्यक्ति वंचित नहीं हो सकता, डिप्राइव नहीं हो सकता। ठीक है ना, तब तक उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो यहां पर ये जो कंडीशन की बात कही गई है, ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी है। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, केस लॉ है, हम उनको देखते हैं। ठीक है, एक है इसमें बूटा सिंह वर्सेस स्टेट 1991 सुप्रीम कोर्ट, एक ये केस है और इस केस को सीधा सीधा तुला दंड वाला केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें बात कही गई थी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग में बल की मात्रा की सटीकता को नहीं, बल्कि उसकी युक्तियुक्तता, रीजनेबिलिटी, उसकी युक्तियुक्तता को देखा जाना चाहिए। ठीक है ना, यानी जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग आप कर रहे हो तो उसमें बल की मात्रा की सटीकता को नहीं देखना है, बल्कि उसकी युक्तियुक्तता को देखना है कि क्या ये युक्तियुक्त था राइट टू प्राइवेट डिफेंस के यूज में, बल का जो प्रयोग किया गया है। यानी किसी ने कोई डंडा लेके आया, आपने बंदूक मारी है, तो आपने बंदूक से मतलब उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस लिया, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आपने, या कोई बंदूक लेके आया, उसने बंदूक निकाली नहीं है और आपने सिर में उसके कुल्हाड़ी मार दी, है ना, तो ये देखा जाएगा वहां पर कि बल की मात्रा की नहीं, उसकी युक्तियुक्तता को देखा जाएगा। ऐसे ही इसमें दूसरा केस है मुंशीराम वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1968 सुप्रीम कोर्ट, एक ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि यह नहीं कहती कि वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति पर अतिचारियों, यानी जो ट्रेसपासर्स हैं, अतिचारियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयत्न, यानी अटेम्प्ट किया जाए, और वह व्यक्ति वहां से भागकर प्राधिकारियों से सुरक्षा मांगने जाए। विधि अपेक्षा नहीं करती, यानी विधि कहती है कि आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है तो आप उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, यानी जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वह एक सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। ठीक है, तो यहां पर ये बात कही गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो केस है
वो है केशव राम वर्सेस दिल्ली प्रशासन का। इसमें क्या था, इसमें दिल्ली नगर निगम के चपरासी और इंस्पेक्टर केशवराम के द्वारा दुग्ध कर यानी मिल्क टैक्स, दुग्ध कर जमा न करने पर उसकी केशवराम की गाय भैंस की कुर्की करने गए थे, ठीक है ना। तब वहां पर केशवराम ने इंस्पेक्टर की नाक पर प्रहार किया था, ठीक है ना, और जिससे वो घायल हो गए गंभीर रूप से। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन कहा कि यहाँ पर उनको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो लोक सेवक वाला है इसमें कि लोक सेवक के द्वारा जो कोई कार्य किया जा रहा है गुड फेथ में किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड हो गया। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है परम सुख का मामला। इस मामले में भी यही था कि जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो घर आता है अभियुक्त के, और वहां जो अभियुक्त उसकी चाची को मारता है, ठीक है ना। तो जो भतीजा था वो डंडे से, जो इंस्पेक्टर है उसको क्या करता है, डंडे से उसको मारता है। तो यहां पर यही डिसाइड हुआ था कि यहां पर उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही हकदाद का केस है, हकदाद का मामला, ये एक केस है। यहां पर क्या था, यहां पर जो पुलिस अधिकारी थे, कांस्टेबल जो था, वो एक लकड़ आ रहा था, उससे बिना लाइसेंस की कुल्हाड़ी रखने की बात पर जो कांस्टेबल था, उस कांस्टेबल के द्वारा कुल्हाड़ी को छीनने का प्रयास किया गया था, और छीनने के प्रयास में ही लकड़हारे जो था उसने कुल्हाड़ी से कांस्टेबल को ग्रीवियस हर्ट यानी घोर प्रतिकारित की थी। तो इसलिए यहां पर इसको भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त हुआ, ठीक। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कुंवर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, ठीक है ना, 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या था, इसमें नगर निगम के जो अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा सड़क पर उनके व्यक्ति के जो है कुंवर सिंह के, उनके मवेशी मतलब पशु, उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, और फिर वहां पर नगर निगम के अधिकारियों पर उसने हमला कर दिया। तो इसलिए यहां पर उनको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिला कुंवर सिंह को, ठीक है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें वो है मोहम्मद यूसुफ वर्सेस स्टेट, 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये सेक्शन 37 जो है, यानी उस टाइम पे आईपीसी में 90 सेक्शन है, उसका जो चौथा वाला जो पॉइंट है, यानी जो आवश्यकता से अधिक जो हानि किया जाता है, कि अचानक हुए झगड़े में, अचानक इसमें झगड़ा होता है मामले में, तो अचानक जो झगड़ा हुआ है और उसमें बंदूक तान कर झगड़े के दौरान मतलब बंदूक निकाल ली, ठीक है ना, और मृतक जो था उस पर गोली चला दी,
झगड़े में, तो वहां पर उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कि झगड़े में आप जो है बंदूक से गोली चला रहे हो तो वहां पर आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें वो है दर्शन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 2010 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के संबंध में काफी दिशा निर्देश जो है वो दिए गए थे। ठीक है, और दिशा निर्देश वही थे कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति की अपनी संपत्ति का डिफेंस करने के लिए मतलब जो है वो बल प्रयोग करने का वहां पर पूर्ण अधिकार मिलता है, और यह अधिकार उस पर तब भी लागू होता है जब कोई हमला किया जाता है और हमला अचानक होता है और अभियुक्त के पास में भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन व्यक्ति को यह राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो अनियंत्रित भी नहीं होना चाहिए और असीमित भी नहीं मिल सकता है उसको। ठीक है ना, असीमित भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अधीन जो आप बल प्रयोग कर रहे हो वो वहां पर अत्यधिक बल प्रयोग भी नहीं कर सकते, मतलब अधिक बल प्रयोग नहीं कर सकते जितना आवश्यक है उससे। ठीक है ना, तो ये चीज इसमें कही गई थी। अब उसके बाद में जो यहां से हम देखते हैं नेक्स्ट वो है सेक्शन 39, सेक्शन 38, 39 नहीं 38 यहाँ पर शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है यहाँ से। तो यहाँ से देखो अब एक जनरल प्रोविजन जो थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ से नेक्स्ट हम कल को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एक अलग क्लॉज बनता है। तो 38 से लेकर के 44 तक हम कल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।